जी हाँ, नमस्कार। मैं प्रिय रंजन और आपके सामने आज जो टॉपिक है हमारा ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में समूह और समूह की गतिशीलता यानी ग्रुप और ग्रुप से संबंधित ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स के बारे में है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम शॉर्ट में अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग समूह और समूह की गतिशीलता। देखिए सामान्यतः समूह होता क्या है। ठीक है, समूह देखिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एकत्रित होकर के निश्चित उद्देश्य के लिए नियमित रूप से अंतर व्यवहार करते हैं तो ये समूह कहलाता है। जहाँ कहीं भी समूह में कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है और खास करके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत जब समूह की बात आएगी तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो एकत्रित होकर के किसी निश्चित उद्देश्य से नियमित रूप से अंतर व्यवहार करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सामान्य अर्थ में समूह कहते हैं। यहाँ अंतर व्यवहार का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है दूसरे व्यक्ति के प्रति समूह में, वो सर्वथा एक दूसरे से भिन्न होता है। ऐसे भी विविधता का नियम ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में उसके व्यवहार को लेकर के विभिन्नता होती है, क्योंकि उनका जो कहते हैं उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं और जो उनके विचार होते हैं, मस्तिष्क जैसे उन्हें उत्प्रेरित करता है किसी चीज़ को समझने के लिए, उसी के अनुसार उनका व्यवहार होता है। तो इस तरीके से समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एकत्रित होकर आपस में एक निश्चित उद्देश्य के लिए नियमित रूप से अंतर व्यवहार करते हैं उसको हम लोग समूह कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एक बात आती है आपको क्या कि समूह में आपको इसके परिचय के बारे में, तो परिचय से तो ये स्पष्ट ही हो चुका है कि देखिए संगठन की आवश्यकता कब होती है। संगठन में कोई भी व्यक्ति जो होता है, सामान्यतः व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता है। ठीक है, व्यक्ति अकेले काम अगर करता है तो वह काम के प्रति असंतुष्ट हो सकता है। ठीक है, वह अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे में समूह की आवश्यकता उसको होती है। ठीक है, तो समूह में ही व्यक्ति जो होता है वो अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग कर पाता है, तो इसीलिए समूह की आवश्यकता होती है। अब विभिन्न विद्वानों ने जो अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उसमें स्टीफन पी रॉबिन्स हैं, उमा शेखरन हैं, इन सभी ने अलग अलग परिभाषाएं जो दे रखी हैं। तो इनका बताना है कि स्टीफन पी रॉबिन्स कहते हैं संगठन को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चलिए भी ठीक है, जो अंतर व्यवहार करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो बात तो वही है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो अंतर व्यवहार करते हुए एक दूसरे पर निर्भर करता है और एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। ये किसने कहा है? ये आपको स्टीफन पी रॉबिन्स ने कहा है। उमा शेखरन क्या कहते हैं? उमा शेखरन के अनुसार ये भी समूह को उसी तरीके से परिभाषित करते हैं। समूह के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से लगे रहते हैं। ये चीज़ स्पष्ट हो गया। तो इन दोनों का निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ पे निष्कर्ष यही निकलता है कि समूह से तात्पर्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे लोगों के एकत्रीकरण से है जो अंतर व्यवहार करते हुए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और परंपराओं से संचालित होते हैं। समूह के अपने कुछ नियम कानून कायदे होते हैं और उस नियम कानून कायदे को ध्यान में रखते हुए समूह के सदस्य एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ें आपको निष्कर्ष के रूप में क्लियर हो गई। इस तरीके से जो उपरोक्त परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं से सबसे पहले तो अर्थ ये निकलता है कि समूह में न्यूनतम 2 लोग होते हैं जबकि अधिकतम लोगों की संख्या निश्चित नहीं है। दूसरी इसकी विशेषता है क्या? इसके लक्षण है समूह एक दूसरे से अंतर व्यवहार करते हैं। समूह की
यहाँ पे एक चीज छूट गया, समूह के सदस्य जो होते हैं ये एक दूसरे से अंतर व्यवहार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग सोच रखता है, उसका तरीका अलग होता है, खान पान, व्यवहार और बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो इसीलिए समूह के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से अंतर व्यवहार करते हैं। ये दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा है, इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है। समूह कभी भी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपस में काम करते हैं। चौथा है, समूह एक अनौपचारिक नेतृत्व को स्वीकार करता है। समूह का कोई नेता भी होता है, ठीक है, तो समूह में से किसी भी व्यक्ति को नेता मान के और इसके लिए कोई औपचारिकता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति समूह का जो सदस्य होता है वरिष्ठ हो सकता है, कनिष्ठ हो सकता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की बात को ये समूह के सदस्य फॉलो कर सकते हैं। तो समूह एक अनौपचारिक नेतृत्व को स्वीकार करता है, ठीक है। औपचारिक नेतृत्व का इससे जुड़ाव होना आवश्यक नहीं है। पांचवी विशेषता क्या होती है, समूह की अपनी परंपरा होती है जिसके अनुसार ये आपस में व्यवहार करते हैं। क्लियर है। और समूह के सदस्य नियमित रूप से अंतर व्यवहार करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। समूह के सदस्य आपसी संबंधों में बंधे हुए होते हैं और समूह समाज में जन्म लेते हैं, फलते फूलते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। क्योंकि समाज जो होता है, समाज लोगों का ही एक संगठन होता है, ठीक है। जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब एक दूसरे पर निर्भर करते हुए लोग संपर्क में आते हैं तो उससे समाज का निर्माण होता है। तो ऐसे में समाज छोटे छोटे समूहों में बटा हुआ रहता है। तो समूह जो होता है ये समाज में जन्म लेते हैं और फलते फूलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। समूह का महत्व क्या होता है, तो देखिए, समूह के महत्व में सबसे पहले होता है कि सामूहिक सुरक्षा होती है। समूह में रहने से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुरक्षा की भावना आती है, ठीक है। दूसरा होता है क्या, अहम आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति देखिए समाज में स्वत्व को प्राप्त करना चाहता है, यानी इज्जत, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें उसे समाज में ही मिलती हैं। तो ऐसे में उसकी जो अहम की आवश्यकता होती है, तो अहम की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि समाज में वो ऊंचा स्थान प्राप्त करे, उसे ख्याति मिले, और ये समूह, और उसके लिए समूह की आवश्यकता होती है। तो समूह का महत्व है क्या, अहम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी समूह का महत्व है। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति में क्या होता है, समूह में शक्ति होती है, ठीक है। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो होता है ये प्रयास करके उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है जितना कि सामूहिक प्रयास के द्वारा ये सफलता संभव है। तो इसीलिए समूह का महत्व किस चीज में होता है, तो समूह में शक्ति होती है। नेक्स्ट है आपका लक्ष्य की प्राप्ति। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह क्या करता है, सामूहिक प्रयास से ही आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। लक्ष्य की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति में सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण होता है और बिना इसके आप परिणाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। मतलब ये लोग अलग रह के अलग अलग प्रयास करते हुए भी सामूहिक रूप से जब संगठन में प्रयास करते हैं तो संगठन का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए व्यक्तिगत विज्ञान, व्यक्तित्व का विज्ञान होता है समूह। इसमें क्या होता है कि व्यक्तित्व विज्ञान का मतलब ही होता है प्रत्येक व्यक्ति के विचार, उसकी आदतें, उसकी सोच यानी उसका दृष्टिकोण आदि सर्वथा अलग अलग होते हैं। लेकिन जब ये एक दूसरे के संपर्क में समूह में होते हैं तो एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान, कभी कभी कोई आदतों की नकल करता है, किसी के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, तो इससे व्यक्तित्व विकास होता है उसका, ठीक है। कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है उसके, और उसका मनोबल भी ऊंचा होता है। और लास्ट है आपका क्या, कि व्यवस्थित समाज का निर्माण समूह के द्वारा ही संभव होता है। आप देखिएगा कि समूह चूंकि विभिन्न व्यक्तियों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है, इसीलिए लोगों को एक दूसरे के नज़दीक, व्यक्तिगत एक दूसरे के नज़दीक लाता है
और उससे व्यवस्थित समाज का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या हो गई, समूह के महत्व से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या, समूह के निर्माण की विचारधाराओं को, बहुत सारी विचारधाराएं हैं इस संदर्भ में, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं उसको हम देखते हैं। इन महत्वपूर्ण विचारधाराओं में सबसे पहले आपका आता है क्या, तो समूह निर्माण की विचारधारा में समीपता की विचारधारा। समीपता की विचारधारा क्या कहती है कि इस विचारधारा के अनुसार समीपता लोगों के समूह बनाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उस समाज के बिना या तो देवता हो सकता है या फिर दानव हो सकता है। तो कभी भी समूह, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, चूंकि समाज में रहना चाहता है, तो वो क्या करता है, अपने यानी समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह बनाता है। तो ये समीपता की विचारधारा क्या कहती है, कि समीपता लोगों को समूह बनाने के लिए प्रेरित करती है। क्लियर हुआ। अब दूसरा है आपका क्रिया, अंतरक्रिया और मनोभाव से संबंधित विचारधारा। इसके प्रतिपादक थे जॉर्ज ओ हॉमिन्स, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि समूह का निर्माण क्रिया, अंतरक्रिया और मनोबल से होता है। क्रिया क्या होती है, क्रिया जो होता है ना, ये किसी भी कार्य को छोटे हिस्से, क्रिया का अर्थ होता है किसी भी कार्य के छोटे हिस्से को करने से होता है। तो आप देखिएगा, किसी भी संगठन में प्रत्येक व्यक्तियों के कार्य अपने अपने अलग अलग बटे हुए होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो किया गया काम होता है और उसको क्रिया कहा जाता है, ठीक है। अंतरक्रिया क्या होता है कि जो कर्मचारियों के बीच जो आपसी बातचीत होती है, तो उसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो भी बात कही जाती है उस पर दूसरे व्यक्ति की अपनी एक प्रतिक्रिया होती है, यानी वो उसको सोचता है, सोचने के बाद में उस पर उसके अनुसार वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। और मनोभाव क्या होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में, जैसे दूसरे को कितना पसंद करता है और नापसंद करता है, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। तो ये क्रिया, दूसरा अंतरक्रिया और मनोभाव से संबंधित विचारधारा का प्रतिपादन किया था जॉर्ज ओ हॉमिन्स ने, ठीक है। तो समूह निर्माण की विचारधारा में समीपता की विचारधारा हो गई, क्रिया, अंतरक्रिया और मनोभाव से संबंधित विचारधारा हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा संतुलन की विचारधारा है। ये थियोडोर एम न्यूकॉम ने इस विचारधारा को दिया था। थियोडोर एम न्यूकॉम के द्वारा संतुलन की विचारधारा दी गई थी और इनका यह मानना था कि समान दृष्टिकोण वाले लोग समूह का निर्माण करते हैं। ये तो मैंने पहले बताया कि समान विचारधारा वाले लोग जो होते हैं, ये अपना एक समूह बनाते हैं, ठीक है। यदि आपने क्लासेस वगैरह में भी देखा होगा कि बच्चे जब बैठते हैं तो अपने बहुत सारे 2-4 ग्रुप में भी होते हैं, तो उनका एक जो आप चाहे वो स्टडी के टाइम पे हो, एक ही बेंच शेयर करते हैं, ठीक है। और या फिर जब वो पीरियड ख़त्म हो जाती है, तो पीरियड ख़त्म होने के बाद में प्लेग्राउंड वगैरह में भी साथ में रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये हुआ, समान दृष्टिकोण वाले जो लोग होते हैं वो एक साथ समूह का निर्माण करते हैं। और यदि विभिन्न लोगों के दृष्टिकोण में असमानता पाए, यदि उन्हीं लोगों के दृष्टिकोण में यदि असमानता आ जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, पुनः से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जो समान विचारधारा वाले लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, अपने अपने मित्रों को देखा, तो मित्रों में अगर किसी के साथ खटास आ जाती है, तो फिर से दोबारा से जो होता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो संतुलन की विचारधारा क्या कहती है, थियोडोर एम न्यूकॉम के अनुसार, कि समान दृष्टिकोण वाले लोग समूह का निर्माण करते हैं। यदि उनमें किसी प्रकार की असमानताएं भी आ जाए, तो पुनः से उन असमानताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं वो लोग। चौथा है आपका
विनिमय से संबंधित विचारधारा। विनिमय से संबंधित विचारधारा क्या कहती है कि इसमें विनिमय से संबंधित विचारधारा क्या कहती है, एथाइबॉट व कैली की ये विचारधारा है। ये कहते हैं क्या कि लोगों के द्वारा की जाने वाली जो अंतर क्रिया होती है उसमें दो तत्व मुख्य होते हैं, एक प्रतिफल और दूसरी लागत। चलिए ठीक है। अंतरक्रिया के देखिए, अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अंतरक्रिया के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है, अंतरक्रिया के लिए जो यहाँ पे थोड़ा सा कर्सर में प्रॉब्लम आ गई। अंतरक्रिया के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है उसे हम लोग लागत कहते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई, विनिमय से संबंधित विचारधारा। तो समूह निर्माण की जो विचारधाराएं हैं ये समीपता की विचारधारा, क्रिया अंतरक्रिया व मनोभाव की विचारधारा है। तीसरा आपका संतुलन की विचारधारा है और चौथा विनिमय की विचारधारा। अब चलते समूह के प्रकार के तरफ। समूह के प्रकार आप जानते ही होंगे, संगठन जो होते हैं। समूह के प्रकार में आपके औपचारिक और अनौपचारिक ये दो तरह के समूह होते हैं, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक के बारे में आपको पता होगा कि संगठन, औपचारिक समूह जो होता है, जैसे संगठन के कुछ अपने नियम कानून, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य सारी चीजें होते हैं ना। तो इसमें संगठन एक निश्चित ढांचा और प्लस में जो शीर्ष पदाधिकारी है, उसके बाद में मध्यम स्तर का प्रबंधक है या उससे नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, इन सभी को औपचारिक रूप से जो एक निश्चित पद दिए जाते हैं तो उन पदों के साथ कुछ उनके दायित्व और कर्तव्य भी होते हैं, उत्तरदायित्व और उनका कर्तव्य भी होता है जिनको उसे निर्वाह करना होता है। तो इस तरीके से जो औपचारिक समूह होता है उसके एक निश्चित नियम होते हैं, वो नियमों पर आधारित होता है, उसमें आदेश की एकता होती है, सदस्यों के मध्य संबंधों को परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए जो फॉरमैन है वो अपने कार्यस्थल पर काम करने वाले कर्मचारियों को देखता है, फॉरमैन को उसका जो मिडिल प्रबंधक है वो देखता है, उसको जो है उसका वरिष्ठ प्रबंधक देखता है। तो ये सब क्या है, सदस्यों के मध्य संबंधों को परिभाषित ये करता है कि कर्मचारी और पदाधिकारी का संबंध है या कर्मचारी कर्मचारी का संबंध है, ठीक है। और दूसरा, संगठन में स्थिरता स्थापित करने में इससे आसानी होती है। औपचारिक समूह के यही विशेषता है। अनौपचारिक समूह सबको पता है। अनौपचारिक समूह की बात करें तो अनौपचारिक समूह जो है ये स्वतः ही लोगों की रुचि पसंद के कारण कार्यस्थल पर बन जाते हैं। आपसी संबंध जो लोगों के अनायास ही औपचारिक समूह में काम करने के बावजूद भी वो लोग, यदि उदाहरण के लिए आप शिक्षक और छात्रों के बीच में संबंध को देख सकते हैं। छात्र उस समय क्लास में जब पढ़ते रहते हैं तो उस समय शिक्षक और छात्रों के बीच में औपचारिक संबंध होता है। छात्र उस समय जो होते हैं क्लासमेट के रूप में, यानी क्लास में एक स्टूडेंट के रूप में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं कोई किसी का दोस्त बन जाता है। तो ऐसे में या फिर जो कर्मचारी कार्यस्थलों पर काम करते हैं, कोई किसी का मामा, फूफा, पप्पा, ये सब भी हो सकते हैं। तो ये अनौपचारिक संबंध जो होता है इस तरह से काम करते समय रुचि पसंद के कारण कार्यस्थल पर स्वतः ही स्थापित हो जाते हैं। इसको अनौपचारिक समूह कहते हैं, ठीक है। अनौपचारिक समूह के बारे में आपको पता है, इसमें कोई लिखित नियम नहीं होता है, यह अस्थायी होता है। इसमें संदेश वाहन यानी संदेश इसमें औपचारिक समूह की तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या फिर हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, या फिर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यानी डायगोनल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। तो इसमें लिखित कोई नियम नहीं होता है। यह
प्रायः अस्थायी होता है, अस्थायी तो नहीं होता है इस संबंध में, क्योंकि कार्यस्थल पर लोग अनायास ही काम करते समय जो अपनी पसंद और रुचि के अनुसार संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो ये अस्थायी नेचर का होता है। इसमें संदेश वाहन स्वतंत्र होता है, यानी किसी भी तरह से ये पैरेलल किसी भी डायरेक्शन में इसमें बातचीत होती है। सदस्यों के मध्य संबंध परिभाषित नहीं होते हैं, ठीक है। औपचारिक समूह में तो होता है जैसे बॉस और कर्मचारी का बॉस का ऐसे होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अब चलिए, ये तो आपका हो गया औपचारिक समूह। दूसरा अनौपचारिक समूह के प्रकार हैं। तीसरा है सदस्यता समूह। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो सदस्यता लेता है समूह का, वही इसमें शामिल होता है, ये सदस्यता समूह होगा। संदर्भ समूह क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए शामिल होते हैं कि लोग उसको जाने, तो ये संदर्भ समूह होता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग ICAI के मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ICAI के मेंबर्स बनने का मतलब क्या होता है? थोड़ी अपनी पहचान के लिए भी वो ICAI के मेंबर बनते हैं, उससे समाज में भी उनकी ख्याति बढ़ती है। फिकी के मेंबर्स बन जाते हैं, ISMA के मेंबर्स बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ICWA के मेंबर्स बन जाते हैं, यानी CMA के मेंबर्स बन जाते हैं। तो ये सब जो भी होता है ये संदर्भ समूह होते हैं। इस समूह की सदस्यता जो होती है उनको एक पहचान दिलाने में मदद करती है, जिससे उनकी सामाजिक ख्याति बढ़ती है। संदर्भ समूह होता है। प्राथमिक समूह क्या होता है? प्राथमिक समूह में सदस्य आमने सामने अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। प्राथमिक समूह में क्या होता है? इसमें सदस्यों का आमने सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसको प्राथमिक समूह कहते हैं। जैसे प्राथमिक परिवार होता है, तो प्राथमिक समूह जैसे क्या होता है? माता पिता और बच्चे होते हैं। तो ये जो होता है न्यूक्लियर फैमिली भी हो गई, और ये प्राथमिक छोटे समूह का एक उदाहरण भी हो गया। तो इसमें क्या होता है कि समूह के सदस्य बिल्कुल आमने सामने होते हैं, घनिष्ठ संबंध उनके बीच में पाया जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्या? समूह की गतिशीलता क्या है? समूह गतिशीलता के अंग क्या है? सबसे पहले समूह की गतिशीलता पे चलते हैं। वे शक्तियां जो समूह में कार्यरत रहती हैं और समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। समूह गतिशील होता है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, समूह में प्रत्येक सदस्य कार्य करते हुए एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, भी तो बात है। तो इसके अनुसार समूह में तो गतिशीलता होती ही है। अब इसमें क्या शामिल होता है? इसमें समूह का प्रकार, यानी समूह किस प्रकार का बना, उसकी संरचना, समूह में जो समूह का जो कल्चर है, परंपराएं हैं, किस तरीके से लोग उसमें अपना व्यवहार करते हैं, उठते बैठते हैं किसी के साथ, समूह का नेतृत्व किस प्रकार का है, और समूह में एकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें समूह की गतिशीलता में शामिल होते हैं, ठीक है। यानी वे शक्तियाँ जो समूह में कार्यरत रहती हैं और समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और उनको और जिसमें कि समूह की बनावट, समूह परंपराएं, नेतृत्व और समूह एकता को शामिल किया जाता है, समूह सम्मिलित रूप से समूह की गतिशीलता से संबंधित होते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिएगा समूह की गतिशीलता के अंग कौन कौन से हैं। समूह की गतिशीलता के अंग देख लेते हैं। समूह की गतिशीलता के जो अंग हैं उसमें सबसे पहला है आपका समूह की संरचना, दूसरा है समूह का नेतृत्व, तीसरा है परंपरा, और चौथा है समूह के आपसी सदस्यों का लगाव। ये समूह की गतिशीलता के अंग, जैसे कि ऊपर में जो ये सारी परिभाषाएं दी गई हैं आपको, ये सारे की सारी समूह की गतिशीलता के अंग हो गए। समूह की संरचना भी चलते हैं। समूह की संरचना में इसमें इस बात पर निर्भर करता है कि कहाँ तक समूह समान है, ठीक है ना। समूह के सदस्यों के आचार विचार व्यवहार में कहाँ तक समानता है, ये उस तरीके से समूह की संरचना इस बात पर निर्भर करती है। समान विचार वाले लोग ही जो होते हैं ना समूह का निर्माण करते हैं, तो इसीलिए समूह की संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि कहाँ तक उनमें समानता है। दूसरा चीज,
समूह का नेतृत्व, देखिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा कटिंग हो गया है। तो देखिए समूह का जो नेतृत्व होता है तो उसमें देखिए कहा कि प्रत्येक समूह का एक नेता होता है जो अपनी कार्यशैली द्वारा पूरे समूह को प्रभावित करता है। ये तो बात है। और आप ये भी समझ गए, पीछे हमने पढ़ाया था, बताया था कि समूह समान स्वतः अनौपचारिक जो समूह होता है, अनौपचारिक समूह में किसी एक व्यक्ति को नेता भी मान लिया जाता है। स्वैच्छिक रूप से समूह जो होता है ये किसी एक व्यक्ति को नेता मान लेता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे जब चलेंगे हम, क्या समूह नेतृत्व के बारे में, तो प्रत्येक समूह का एक नेता होता है, ठीक है ना, जो अपनी कार्यशैली के द्वारा पूरे समूह को प्रभावित करता है। ये समूह का एक अंग हो गया, समूह का नेतृत्व। दूसरा है समूह की परंपरा। और परंपरा का मतलब क्या होता है? इसमें आप ये कर सकते हैं क्या, इसमें समूह के सदस्यों के व्यवहार, मार्गदर्शन, ये सारी चीजें, दो चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। समूह की परंपरा वो प्रमाप होते हैं, ठीक है ना, वो प्रमाप होते हैं जिसमें समूह के सदस्य, जो समूह के सदस्यों के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। समझ गए ना? और नेक्स्ट है आपका समूह का लगाव। तो समूह के लगाव में क्या चीजें आती हैं कि आपसी नजदीकियां समूह के सदस्यों के बीच की, ये सभी के सभी जो हैं ये समूह गतिशीलता के अंग हैं। इसके अलावा समूह का पद, समूह भूमिका और समूह निर्णय भी इसमें शामिल होते हैं। समूह का पद क्या है भैया? तो इसमें है सदस्यों को समूह में प्राप्त विशेष स्थिति या रैंक जो उसे उसकी व्यक्तिगत योग्यता के कारण समूह में प्राप्त होता है, यही समूह पद होता है, ठीक है। समूह भूमिका क्या है? समूह भूमिका में आप देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति की भूमिका से तात्पर्य विशेष पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार की है। यानी समूह में यदि उस व्यक्ति को कोई विशेष पद दिया गया है तो निश्चित है कि समूह में उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये सब क्या है? समूह गतिशीलता के अंग हैं। नेक्स्ट क्या है? समूह का निर्णय। सामूहिक निर्णय में क्या होता है? प्रत्येक मुद्दे पर जो लाभ या हानि होता है उसका मूल्यांकन न करते हुए समूह निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। सामूहिक रूप से जो भी निर्णय होता है ये समूह के प्रत्येक सदस्यों के द्वारा स्वीकार्य होता है। तो ये हमने जाना आपको समूह की परिभाषा यानी सामान्य परिचय। दूसरा हमने देखा समूह की विशेषता। तीसरा समूह का महत्व क्या है, समूह निर्माण की विचारधारा क्या है, समूह के प्रकार क्या हैं और समूह गतिशीलता क्या होती है, इसके अंग कौन कौन से हैं। धन्यवाद।